वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय विवेक, वेलकम टू हॉपफुल क्लासेस। तो आज के क्लास में लोग बात करेंगे एक उसी चैप्टर का एक न्यू टॉपिक्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। उसको काफी अच्छे से हमने डील्स किया था। उसके बाद उसी में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में यानी कि स्टडी ऑफ कैथोड रेज, एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में स्टडी ऑफ कैनाल रेज। ठीक, बट अगर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, इसमें किसी भी चीज का स्टडी नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा और आपको बेसिक पता होगा कि न्यूट्रॉन में जो होता है ये न्यूट्रल होता है, मींस इसका चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। इसी कारण से जब इसका चार्ज ही जीरो हो जाता है, ये किसी भी रेज को यानी कि ना ही प्रोड्यूस करता है, ना ही अपने अंदर ये डिफ्लेक्टेड करता है। ठीक, किसी को इधर उधर नहीं भेजता है। ठीक, उसी के बारे में समझेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, इसका बेसिक डिफिनेशन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इसका कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है, ये सारा बेसिक टर्म है। तो हमने पिछले क्लास में भी इसका डिस्कस किया था। आज मेनली क्या देखना है, आज मेनली देखना है ये जो रेज हमें दिखाई देता है, न्यूट्रॉन एक प्रकार का रेज ही हो गया। ठीक, ये जो हमें दिखाई देगा ये किस तरह से दिखाई देगा, ये किसी न किसी पार्टिकल में दिखाई देगा। ठीक, उसके बारे में समझना है। तो ये उसी चैप्टर का टॉपिक है। किस चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो हमारा चल रहा था कंटिन्यू, उसी चैप्टर का है। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहला टर्म हमने लिखा है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। कब किया गया था? 1932 में किया गया था। कब? 1932 में। ठीक, व्हेन लाइट एलिमेंट्स, लाइट मींस हल्की एलिमेंट्स, हल्की तत्व जो होता है, लाइक अगर बात करें लिथियम की, बेरिलियम की और बोरॉन की, ये सभी हल्की एलिमेंट्स हैं। ठीक, वाज बम्बार्डमेंट बाय अल्फा पार्टिकल्स, इन सभी एलिमेंट पर जब हम लोग अल्फा पार्टिकल से क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, मीन बम्बार्डमेंट करते हैं या अटैक करते हैं। ठीक, और टाइप ऑफ रेज ऑब्टेन दीज रेज कंटेन्स स्मॉल न्यूट्रल पार्टिकल्स, तब जो हमें कोई रेज, एक स्मॉल रेज दिखाई देता है और उसी न्यूट्रल पार्टिकल का होता है। किस पार्टिकल का? न्यूट्रल पार्टिकल का होता है। उसी पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। काफी बेसिक सा यहाँ पर था, यानी 2-4 लाइन का लिखा हुआ था। ठीक, हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। मीन्स न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ तो गुण होगा कि उसमें चार्ज नहीं होता है, मास उसका होता है बट चार्ज नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका गुण होगा। और वो कहाँ डिफ्लेक्टेड करेगा, कहाँ नहीं डिफ्लेक्टेड करेगा। हो सकता है आपका मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करे और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो वहाँ डिफ्लेक्ट ना करे। ये सभी टर्म आ सकते हैं। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन्स का। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा है न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। सिंपल बात है, उसमें चार्ज नहीं है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जब कोई भी अगर वायर ही देखा जाए तो उसमें अगर चार्ज नहीं है तो उसको आप क्या बोलिए? ये न्यूट्रल वायर है ना, अर्थिंग के रूप में देखा जा सकता है उसको। ठीक, तो न्यूट्रल यानी कि यहाँ बोल सकते हैं न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। ठीक ना, यहाँ हमने न्यूट्रल दो जगह लिखा है ना, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स दीज हैव नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। एंड इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड, और ये डिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। कहाँ? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। जब तक किसी भी पार्टिकल में चार्ज नहीं होगा तो वो किस पे से डिफ्लेक्ट करेगा? उसमें किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज होना जरूरी है। ठीक, पार्टिकल में। उसके बाद सेकंड की बात करें अगर हम लोग, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। वही बात है, यानी कि यहाँ भी हमने लिखा है ये जो फील्ड पर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। वही हमने लिखा है न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन बटे मास, मींस चार्ज बटे मास वैल्यू अगर देखा जाए, हमने तीनों का चार्ज बटे मास वैल्यू देखा था, इलेक्ट्रॉन का भी देखा था, ठीक, प्रोटॉन का भी देखा था और न्यूट्रॉन का भी देख रहे हैं। न्यूट्रॉन का जो चार्ज बटे मास वैल्यू फॉर न्यूट्रॉन का होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है? आपका मान लीजिए चार्ज बटे मास वैल्यू अगर इस तरह से देखा जाए तो चार्ज इसका तो जीरो है, मास कुछ भी रहे तो ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, और इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन बटे मींस इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन से आपको हमने एक और बात बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपके माइंड में आए तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये कैथोड रे से हमें, यानी कि कैथोड रेज के थ्रू हमें दिखाई देगा। जब भी हम लोग इसका डिस्कवरी में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जहां ही बात आएगा इसके डिस्कवरी में, वो हमें कैथोड रेज के रूप में दिखेगा। जैसे हमने कल के क्लास में पढ़ा था प्रोटॉन का डिस्कवरी जब देखा था, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी हमने क्या देखा था, वहां से भी तो कैथोड रेज का ही प्रोड्यूसन किए। उसके बाद कुछ हाइड्रोजन गैस एटम से टकरा करके इलेक्ट्रॉन और उसके कुछ स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज जब रिटर्न आया तो उसी होल्स के थ्रू हमें क्या दिखाई दिया? एक कैनाल रेज दिखाई दिया, जहां हमें प्रोटॉन वहां प्राप्त हुआ। ठीक, उसी तरह से जहां भी देखा जाए यानी कि इलेक्ट्रॉन बटे मास, यानी कि चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन और मास हो गया उसका, किसका चार्ज? इसका चार्ज लेंगे हम लोग, किसका? न्यूट्रॉन का। और मास किसका लेंगे? न्यूट्रॉन का लेंगे, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। और इसका मास की बात करें तो मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। और इसका चार्ज, इसका मास यानी कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास देखा जाए तो दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर ही, इक्वल ही होता है, थोड़ा इधर उधर होता है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली लगाए हैं। ठीक, 0/m हो जाएगा तो ये टोटली इसका जीरो हो जाएगा रेशियो अगर देखा जाए। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स, न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होता है ऑल द एलिमेंट्स। जैसे अगर आपको पूछे कि हीलियम
है ना, हीलियम He2 4 होता है इसका मास। ठीक, अगर आपको इसमें न्यूट्रॉन्स नंबर पूछे, क्या पूछे, न्यूट्रॉन्स नंबर पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, मास नंबर में आप प्रोटॉन नंबर घटा दीजिएगा, 4 - 2 इक्वल टू आप बोलिएगा कि भैया इसमें 2 न्यूट्रॉन्स है। कितने न्यूट्रॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है। मगर हमारे पास जो 118 एलिमेंट अभी है, उसमें से एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, एक्सेप्शन में देखा जाए तो वो एक्सेप्शन में कौन सा है, वो है हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट आपको देखिएगा जब भी, तो हाइड्रोजन 1 1 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 1 1। हम टोटली हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसके किसी भी समस्थानिक की बात नहीं कर रहे। अगर आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में जाइएगा तो वहां आपको न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। इसीलिए वो कुछ कुछ जो होता है, जैसे ट्राइटियम को देखा जाए तो वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव यानी कि नेचर का भी वो दर्शाता है। इसीलिए यहाँ अगर हम लोग जो नेचुरली चल रहा है H11, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन 0 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, न्यूट्रॉन 0 दिख रहा है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, और एटॉमिक मास की बात करें तो वो भी 1 है। तो 1 - 1 हो जाएगा, यानी कि मास नंबर में आपका एटॉमिक नंबर माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, वही 0 जाएगा, वो न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना, 0। ये न्यूट्रॉन किसका 0 होता है, हाइड्रोजन एटम का होता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक और कंसेप्ट लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपको मास दे दिया जाए, रेस्ट में किसी के इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ -31 kg होता है। ठीक, अगर उसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाए कि इसको हम लोग कुछ वेलोसिटी से, इसमें कुछ इस इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी से भेजा जाए, तो उसका मास कितना हो जाएगा, और उसी में हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो उसी टॉपिक्स को हम लोग अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग एक न्यू टर्म को देखेंगे, न्यू टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में रहता है उसका मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ठीक, यहाँ हम लिख देते हैं ना, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m एट हाई स्पीड वेलोसिटी, स्पीड को ले सकते हैं आप गिवन वेलोसिटी में। ठीक, स्पीड को क्या ले सकते हैं आप, गिवन वेलोसिटी, गिवन वेलोसिटी। ठीक, इज गिवन बाय, तब जो फॉर्मूला आएगा इस m के थ्रू, m बराबर जो होगा, देखिए ये कह क्या रहा है कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक, उसके बाद जब उस इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी दिया जाए तो उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखेंगे m बराबर फॉर्मूला एक m0/√1 - v²/c²। इसको पढ़ेंगे m0, क्या पढ़ेंगे, m0 पढ़ेंगे, m0/√1 - v²/c²। अब v क्या है, c क्या है, m0 क्या है, और m यहाँ थोड़ा सा हम बता दिए। अब v c के बारे में बात करते हैं, m के बारे में पहले बात करते हैं। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट गिवन वेलोसिटी। हमने भी बोला कि ये m क्या है, छोटी m याद रखना है कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट गिवन वेलोसिटी। पहले रेस्ट में जो इलेक्ट्रॉन था उसमें कोई वेलोसिटी भी नहीं था। ठीक, ना ही कोई स्पीड था। तो इसीलिए जो वेलोसिटी दिया जाता है उसको छोटी m से हम लोग देख रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट गिवन वेलोसिटी। उसके बाद m0 को देख रहे हैं रेस्ट मास से, m0 को किससे, रेस्ट मास से, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, v से देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है। ठीक, और c सबको पता है होगा, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कितना, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक, ये टोटली टर्म आता है इसका। अब ये किस काम के लिए है, अब जब प्रीवियस ईयर का जेई का आप पेपर उठाइएगा तो आपको फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए इसी फॉर्मूला से रिलेटेड कि अगर आपका वेलोसिटी 0 हो, किसी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, ठीक, और उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक, और तब बताइए कि उस इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट गिवन वेलोसिटी में उसका कितना होगा। ठीक, इसको निकालना है। अब बोलिएगा भैया वेलोसिटी तो 0 है, सब कुछ 0 हो जाएगा, बट आपके पास तो यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसको देखना पड़ेगा ना, स्पीड ऑफ लाइट को भी कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ लाइट हमने बता भी दिया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो रहा है। तो इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ टोटली चीज दिख रहा है, m हमको निकालना है ना, वेलोसिटी दिया हुआ है, c आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक, और m0 सबको पता रहता है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m0 = 9.1 × 10⁻31 kg। टोटली टर्म आ गया यहाँ। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको यानी कि वेलोसिटी देने के बाद उस इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो टोटली निकल जाएगा। ठीक, m बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, m0/√1 - v²/c²। क्या है, इसी इलेक्ट्रॉन को आप एक और रूप में इसी फॉर्मूला को आप और एक रूप में लिख सकते हैं, m0/√1 - v/c का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों में है तो दोनों को कॉमन लेकर के आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए। क्लियर है। ठीक, अब उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। m0 का वैल्यू तो कितना है, m0 का वैल्यू
एम नॉट ही लिखते हैं क्योंकि एम नॉट का वैल्यू सबको पता है 9.1 इंटू 10 kg है, ठीक। अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v का वैल्यू कितना है, 0 है, कितना 0 है, अपॉन c का वैल्यू कुछ भी रहे, ऊपर में 0 आ गया, नीचे में c लिख दीजिए का होल स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट है ना, एम नॉट अपॉन यानी अंदर रूट में 0 बाई सी, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1, एम नॉट अपॉन रूट के अंदर 1 है तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या एम नॉट, ये टोटली कितना आ जाएगा, एम नॉट आ जाएगा, एम नॉट आ जाएगा तो एम नॉट को हम लोग लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब देखिए हमने वेलोसिटी लिया था कितना, 0 वेलोसिटी लिया था, तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो कोई फर्क आया उतना ही, तो आपका मास उतना ही आ गया, एम नॉट के बराबर आ गया, तो एम नॉट का वैल्यू जब भी आएगा इतना ही आएगा, तो एम बराबर हो जाएगा क्या, एम नॉट आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। आपको इसी तरह का रिलेशन पूछा जाएगा कि बताइए वेलोसिटी अगर 0 कर दिया जाए तो एम नॉट मींस रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी जो दिया गया है इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा एम, यानी कि एम बराबर एम नॉट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा, उसको आप लोग बना करके हम उसमें कुछ रिलेशन डेवलप कर देंगे, ठीक। उस रिलेशन को आप लोग क्या करना है, प्रूव करना है आपको, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, ठीक। तो हम लोग कल के क्लास में देखते हैं एक न्यू टॉपिक को, कल के क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक को देखेंगे, एटम को हमने जहाँ छोड़ा था, ठीक। एटम को हम लोग ने थोड़ा सा उसका डिस्कशन किया था, बट उसका और भी पार्ट्स बचा हुआ है, तो उस पार्ट को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर देखते हुए जाएंगे इसी तरह से, ठीक।